नमस्कार दोस्तों। आज हम बुक समरी लेके आए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा पैसा होने के बावजूद हमेशा एक मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलीनियर बन जाते हैं। चाहे माने या ना माने, आप वक्त आप पैसे को लेकर जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो कुछ सालों बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। इसलिए दोस्तों, क्यों न आज ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बुक के जरिए धन संपत्ति के मनोविज्ञान के बारे में समझा जाए। यह किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस में परखती है, और ये कई विषयों पर एक फ्रेश नज़रिया देती है। जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताबें फोकस करती है ऐसी चीज़ों पर, जैसे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट किए जाए, या कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए। मॉर्गन हॉजेल जी लोगों और पैसों के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर हर एक इंसान का पैसों के प्रति बिहेवियर या एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर अच्छे नतीजे की गारंटी होती हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर्स असफलता के होते हैं। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेंसेज पर बात किया गया है। कुछ लेंसेज हमारे निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं, और कुछ लेसन से हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये जो लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर को भी समझाते हैं। दोस्तों, इस किताब के सभी चैप्टर की खूबसूरती यह है कि इन्हें लोगों को भी व्यक्ति कर सकता है। इस किताब के सभी चैप्टर की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये लेसन सिर्फ ज़्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक आपके पैसों के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने की काम करेगी। द ग्रेटेस्ट सोन ऑन अर्थ। दोस्तों, जब लेखक मॉर्गन होसेल जी कॉलेज में पढ़ते थे, तब पैसे कमाने के लिए जॉब किया करते थे। जहाँ पर वो काम करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर वहाँ पर आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफ़ी तेज़ दिमाग वाला भी था। 20 साल की उम्र में उसने सिर्फ वाईफाई राउटर के लिए की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवाया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनीज को स्टार्ट किया और बाद में उसे बेच दिया। वो लड़का काफ़ी सफल भी था, लेकिन वो पैसे के मामले में काफ़ी अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता था वहाँ पर वो अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था, और जिसके साथ भी बात करता था उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो लड़का शराब पीकर भी बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट्स देकर पास वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गाड़ी को नोट गार्ड को नोट के बदले में दुकानदार ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग लड़के ने उस सोने के सिक्के का क्या किया होगा? उसने वो सारे गोल्ड कॉइन्स पास वाले समुद्र में फेंक दिए, और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सब ने मिलकर उन गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ ही दिनों बाद वो यंग मिलेनियर एक होटल में एक लैंप से टकरा गया। उसके बाद उस होटल के मैनेजर ने उससे कहा कि लैंप की कीमत $500 है। तो इस यंग लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर उस होटल के मैनेजर के मुंह पर मारे और कहा कि ये रहे $5000। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप अभी यह सोच रहे होंगे कि ये मात्र एक कहानी है, कोई सच नहीं है, और आप यह भी सोच रहे होंगे कि क्या उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी ही सच्ची कहानियाँ पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के अंत में इस यंग मिलेनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में उसने जो कुछ भी कमाया हुआ था वो सब कुछ उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए। उसके यार दोस्त भी उसे छोड़ के चले गए। दोस्तों, देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आपका अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक और कहानी को पढ़ते हैं। रोनाल्ड रीड एक दरबार था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हुई थी। और उससे भी मज़ेदार बात यह थी कि वो रोज़ स्कूल पहुंचने के लिए लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण ज़िंदगी जी रहा था। 25 साल तक उसने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियाँ रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्ने में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया। उसके बाद 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम का घर खरीद लिया। उसने वो घर
$12,000 में खरीद लिया था और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी घर में ही गुजारी। डोनाल्ड रीड की शादी भी हुई, लेकिन वो कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की हॉबी लकड़ियाँ काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज़ हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। यह बात 2014 की थी। वो 92 साल का था और उसके पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे। वो $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और एक बड़े लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया पर रोनाल्ड रीड सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलेनियर था। जब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई भी लॉटरी नहीं जीती थी, ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला हुआ था। रोनाल्ड सिर्फ अपना पैसा बचा कर ब्लू चिप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक ऐसे पैसे सेव करके उसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करता था, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी निकाला नहीं था। उसने अपने सेविंग्स को सालों साल तक कंपाउंडिंग किया हुआ था और उसके मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हुई थी। दोस्तों, क्या आप कंपाउंडिंग का कंसेप्ट जानते हैं? चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक और रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कहानी नंबर 3। जब नज़र डालते हैं उस आदमी की ओर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। उसका नाम रिचर्ड फ्यूज था। वो एक एग्जीक्यूटिव था और उसने हार्वर्ड में एमबीए किया हुआ था और वो 40 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया था। उसका अंडर 40 सक्सेसफुल पीपल के लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। बड़े शहर में 18,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा सा बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 2 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले के मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 पर मंथ का था। इसके मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफ़ी बड़ा उधार लिया हुआ था, लेकिन फिर उसके किस्मत ने करवट बदली। यानी कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रिचर्ड रातों रात फुटपाथ पे आ गया। इन दोनों यंग मिलियनर्स यानी कि रोनाल्ड रीड और रिचर्ड डी के कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ रोनाल्ड जी जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन एक्सपीरियंसेस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली इंसान भी काफ़ी बड़े अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे का मनोविज्ञान समझने का तरीका यह है कि आप चाहे जहाँ से भी हो या जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बनाता है। बस आपको ध्यान देने और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई हम्बल नहीं होता है। नो वन क्रेजी। दोस्तों, हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही अनुभव कर पाता है। इस अनुभव के बेसिस पर हम ही ये सोचते हैं कि हमें यह पता है कि यह दुनिया किस तरह से काम करती है। लेकिन असल बात तो यह है कि लाइफ में हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे सर्कमस्टांसेस और हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर, जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है वो रिस्क और रिवार्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान से अलग होगी जो अमीरी में पला बड़ा हुआ है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल के डाटा को लेकर यह देखने के लिए यह स्टडी किया कि लोग किस बेस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशनल और इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है, जो पूरी तरह से सर्कमस्टांसेस और अनुभव पर डिपेंड करता है। लोग पैसे को लेकर कोई भी निर्णय अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। लक एंड रिस्क। दोस्तों, लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक इफेक्ट भी करता है। उदाहरण के तौर पर 1968 में अमेरिका का एक लेक साइड स्कूल दुनिया के कुछ गिने चुने स्कूल में से ही था जहां पर $3,000 का कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनमें से सिर्फ 300 बच्चे ही लेक साइड स्कूल में पढ़ रहे थे और बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं गए होते तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के साथ लेक साइड स्कूल में कैट्स इवान नाम का एक लड़का था जो बिल गेट्स का काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था और बिल गेट्स की तरह ही बहुत अच्छा कंप्यूटर स्टूडेंट भी था।
जो कि फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को बना सकता था, लेकिन दुर्भाग्य तथा उसकी एक एक्सीडेंट में मौत होगी। यह बैंड लक का एक उदाहरण है, बैड लक का एक उदाहरण है, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी बच्चे का माउंट एवरिंग के दौरान मारे जाने की पब्लिसिटी करोड़ों में से एक की थी। इसी तरह आपका कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है इसके पीछे उसके होने का कारण आप नहीं बल्कि आपका लक ही हो सकता है। नेवर एनफ। कई वानगट कर्ट वानगट और जोसेफ हेलर दोनों ही अमेरिकन लेखक थे। एक बार वो दोनों किसी पार्टी में गए हुए थे। वहाँ कर्ट ने जोसेफ जी को कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपनी जग प्रसिद्ध नॉलेज से भी आज तक नहीं कमा पाए हैं। यह सुनकर जोसेफ जी ने कहा कि हाँ, यह सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है एनफ, यानी बहुत। दोस्तों, इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह हमेशा ज़्यादा की तलाश में रहता है, और चाहे हमारे पास जितना भी हो क्यों न हो, वो सब उसको कम ही लगता है। तो लेकिन ये हम दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करते और हमेशा ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। दोस्तों, एनएफ का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ पर एनएफ का मतलब यह है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए एनएफ होगा, बजाय इसके कि सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, लव और हैप्पीनेस आदि चीज़ें हैं जिन्हें छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगना मूर्खता है। कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दोस्तों, आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, जब ये किताब लिखी गई थी तब वॉरेन बफेट जी की टोटल नेटवर्थ 84.5 मिलियन डॉलर थी, जिसमें से 815 बिलियन डॉलर रकम उसके 65वें जन्मदिन के बाद आए थे। वॉरेन बफेट जी 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने ही वह 30 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते तो उन्हें सेम रिटर्न नहीं मिलता, और उनकी नेटवर्थ टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर की जगह सिर्फ 11.9 मिलियन डॉलर ही होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। और वॉरेन बफेट इसलिए सफल नहीं थे क्योंकि वे अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वो इसलिए सफल और कामयाब है क्योंकि वे लंबे समय टाइम के लिए बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट बने रहें, अच्छे इन्वेस्टर बने रहें। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बने रहने के लिए थोड़ा सा पागलपन और किफ़ायती होना ज़रूरी है। जैसे लिवरमोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के समग्र पूरी दुनिया के इन्वेस्टर के पैसे डूब रहे थे, तब ऐसे कठिन समय में वे लिवरमोर ने 3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा कमाए। लेकिन इसके साथ भी वे रुके नहीं, और इसके बाद भी वे कठिन से भी कठिन दाव लगाते गए, और बदकिस्मती से 4 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी और खुद अपनी जान ले ली। दोस्तों, लिवरमोर की जगह बहुत लोग ज़्यादा पैसे तो कमा पाते हैं, लेकिन इन पैसों को संभाल कर नहीं रख पाते हैं, और संभाल कर नहीं रख पाते हैं तो पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने और ऑप्टिमिस्टिक रहने और अपने ऊपर बिलीव करने की आवश्यकता होती है। वही अपने पैसों को बचाने के लिए बहुत बड़े जोखिम से बचने और किफ़ायती बनने और इस बात को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती है कि आपकी सफलता में लक का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर किफ़ायती होने का मतलब यह नहीं है कि कंगालों की तरह रहे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह के अपने पैसे खर्च ना करें, दिखावे में न पड़ें। टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जानना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए सबसे अच्छा रिटर्न देगा। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता, और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से 6 बार सही होने की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों, असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। उदाहरण प्रस्तुत करके समझाया जाए तो वॉल्ट डिज्नी के शुरुआती दिन काफ़ी बहुत ही मुश्किल थे, और सन 1930 तक उन्होंने 400 से भी ज़्यादा कार्टून बनाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी ज़्यादा सफल नहीं रहा, और इसकी वजह से वॉल्ट डिज्नी का स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया। लेकिन यह सब कुछ बदल गया जब वॉल्ट डिज्नी जी ने स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्स को रिलीज किया। स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्स के वजह से वॉल्ट डिज्नी ने सिर्फ 6 महीने में 8 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा कमाई की, जो कि कंपनी
कि अब तक की कुल संपत्ति से ज़्यादा थी। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है, जब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जी सकते हैं। फ्रीडम दोस्तों, वेल्थ की सबसे अच्छी फॉर्म वो है जिससे आप जो करना चाहते हैं वो कर सकें। एंग्स स्केम बेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यह जानने के लिए एक रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज़ें जो लोगों को असली खुशी देती। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूँ तो हर कोई अलग अलग चीज़ें चाहता है, लेकिन एक चीज़ में कॉमन थी और वह है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपके लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना, अच्छी सैलरी है, बड़ा घर और प्रेस्टिजियस जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम में से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप अपना मन पसंद काम ऐसे वातावरण में करते हैं जिस पर आपका कंट्रोल हो, तब भी आप इस काम में नफरत करने लग जाएंगे। क्योंकि अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट कॉर्ल पिल्मर ने हजारों बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि अपनी पूरी ज़िंदगी में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लेसन सीखे। उनमें से लगभग सभी ने हार्ड वर्क करने और ज़्यादा पैसा कमाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। मैन इन द कार पैराडॉक्स, जब आप किसी को अच्छे से कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में यह बातें नहीं आती कि वाह इस गाड़ी का ओनर कितना फूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती। और जो लोग मुझे जितना कूल समझते हैं, यह मुश्किल यह है कि वो आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और महंगी चीज़ें होगी तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बल्कि जब आप दूसरों की जगह पर खुद को रख कर देखेंगे तो आप खुद ओनर की तारीफ़ नहीं करेंगे। हम सभी इंसान की भी ऐसी ही सोच होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, हमें ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन यह सच है कि दूसरे लोग आपको आपके अमीरी के बेसिस पर आपको पसंद नहीं करते, बल्कि आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि वो भी आपके जैसे अमीर होते हैं तो लोग भी उनकी तारीफ़ करते हैं, उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, विनम्रता और काइंडनेस और एम्पैथी, यह ऐसी चीज़ें हैं जो वेल्थ के मुकाबले लोगों की नज़रों में आपको ज़्यादा पसंदीदा और ज़्यादा रेस्पेक्टेड बनाती है। वेल्थ इज़ वाट यू डोंट सी, ज़्यादातर लोग जो महंगी और फैंसी कार चलाते हैं वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं, बल्कि वे ज़्यादातर अपना पैसा महंगी गाड़ी पर खर्च कर देते हैं। और एक महंगी कार यह बताती है कि ऐसे लोगों को पैसे की समझ बिल्कुल नहीं होती है। हम इंसान अक्सर बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर दूसरे लोगों को जज करते हैं, जैसे कि कोई कौन सी गाड़ी चलाता है, कैसे घर में रहता है, किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन वास्तव में असली वेल्थ अदृश्य या इन इनविजिबल होती है। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीज़ों में नहीं बदला जाता है। रिच होना सिर्फ आपके करंट इनकम को दर्शाता है, वहीं वेल्थी होने का मतलब है आपकी करंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है, ताकि बाद में वो आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सकें। अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि आप वेल्थी हैं। अमीर दिखने की इच्छा के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ऐसे रिच मॉडल्स को ढूंढना काफ़ी आसान है, ये आसानी से दिख भी जाते हैं। यही एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। सेव मनी, आपके खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए आपको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं है। आपको वेल्थ इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग्स की ज़रूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी ज़रूरतों और इच्छा पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने पैसों को आसान तरीक़ों से कैसे बचाया जाए, तो आप नीचे दिए गए आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें, जो कि साइकिल ऑफ मनी में दिया गया है। दोस्तों, आपकी सेविंग्स आपके इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है। आपकी सेविंग्स आप बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम से बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी इच्छा को कम करेंगे तो आप कम खर्च करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसा बचाने के लिए आपको किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग्स करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास एक हर चीज़ के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कम्पिटिटिव
एडवांटेज यानी कि सफलता देता है, जिसका मतलब है आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या कोई ना कोई स्किल्स को सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। रीजनेबल, रेशनल, आप एक रोबोट नहीं है, एक इंसान नहीं है, इसलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। आप पूरी तरह रेशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको रेशनल से ज़्यादा रीजनेबल होने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग टर्म में आपके अमीर बनने चांसेस को भी बढ़ाता है। दोस्तों, आज आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी की जाना। जब लाइफ में आपके पास अच्छी चीज़ें हो रही हो तो ह्यूमिलिटी को फॉलो करें, जब बुरी चीज़ें हो रही हो तो फॉरगिवनेस और कंपैशन को फॉलो करें। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जी जैसा मामूली इंसान भी काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की ज़रूरत होती है। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है, जब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जी सकते हैं। कम ईगो का मतलब है ज़्यादा वेल्थ सेविंग करना। एक तरह से आपकी इनकम आपके ईगो के बीच का गैप है। अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करें कि आप रात को बिना किसी फिक्र से आराम से सो सकें। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम को बढ़ाएं, क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पैसे सेव करने के लिए किसी स्पेसिफिक गोल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बचत ज़रूर करें क्योंकि ये आपको भविष्य में फ्रीडम देता है। अपने पैसों का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करने के लिए करें, क्योंकि अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल होना एक खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के दिखावे पर ना पड़े बल्कि एक वेल्थी इंसान बनने पर ध्यान दें। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त दूसरों पर आंखें बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि सामने वाला किस चीज़ में क्यों और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा जो ऑडियो बुक समरी आर्टिकल आपको उपयोगी साबित होता है, आपको ये ऑडियो बुक समरी, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे और भी अच्छी अच्छी ऑडियो बुक सुनने को मिले। और नमस्कार दोस्तों, आज हमने जाना कि धन संपत्ति का मनोविज्ञान क्या होता है। तो आप इस ऑडियो बुक को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जो वहाँ जाकर इस बुक को आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल से।